अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के आप सभी तलबा का हम आज की इस क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज की क्लास में हम जिस मौजू पर बात करेंगे, हमारा मौजू है हेल्थ जर्नलिज़म। हेल्थ जर्नलिज़म हमारा क्लास का भी मौजू है, हमारे पर्चे का भी जो मौजू है वो हेल्थ जर्नलिज्म से ही रिलेटेड है। चूँकि सेहत के हवाले से कल की क्लास में भी बात हुई थी, कल की क्लास में भी सेहत को जो दरपेश मसाइल हैं या किस तरीके से पीने के साफ़ पानी की अदम फ़राहमी सेहत के लिए मसाइल पैदा करती है, हमने उस पर बात की थी। असल हमारा जो मौजू है, देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी क्लास के दौरान अपने जो सब्जेक्ट हैं या जो मौज़ूआत हैं या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ाने के दौरान मैं चाहता हूँ कि सभी तलबा को जो कुछ मौजू पढ़ाया जा रहा है वो बेहतर तौर पर समझ में आ जाए। और एक मर्तबा एक चीज़ जब किसी तालिब इल्म के ज़हन नशीन हो जाती है तो उसके बाद उस तालिब इल्म के लिए उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आ जाए तो जवाब देना कोई मुश्किल नहीं होता। इसी पस मंज़र में मेरी कोशिश है। और इस कोशिश के दौरान अगर मैं सवाल करूँ तो उसका भी एक ख़ास मकसद होता है। मकसद ये है कि आप तलबा किस हद तक उस मज़मून को या सब्जेक्ट को आप समझ रहे हैं या फ़ॉलो कर रहे हैं, वो मैं जानूँ। उसके लिए ही कोशिश करता हूँ कि मैं बीच में कुछ सवाल भी करूँ ताकि उन सवालात के ज़रिए से मैं आप तलबा के जो सीखने की रफ़्तार है उसका तज्ज़िया कर सकूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, अगर हम इस हवाले से बात करें, बीमारियों के हवाले से हमारी हमारी आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जैसे बीमारी से महफूज रहना सेहतमंदी की अलामत है, लेकिन बीमारियों की हम अगर तारीफ़ करें तो हमें जो हमारा वो समझने में आसानी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान के जिस्म को बनाया तो उसके साथ उसके कुछ ख़ास अफ़आल भी मख़सूस रखे हैं। आँख की अगर मैं मिसाल लूँ तो आँख का काम है देखना। कान की बात करूँ तो कान से सुनने की सलाहियत है। अगर किसी फ़र्द के सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है तो वो फिर बीमारी में आएगा। इंसानी जिस्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बनाया है, तो बनाने वाले ने एक ख़ास दर्जे हरारत में, एक ख़ास टेम्परेचर में हमारी बॉडी को काम करने के काबिल बनाया है। और फिर जब कभी और जहाँ कहीं भी हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है, वो बदलता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, हर 2 सूरतों में वो गैर मामूली बात होती है और वो फिर निशानदेही करती है बीमारी की, निशानदेही करती है सेहत को दरपेश चैलेंज की। तो एक अगर हम बुखार की बात करें या किसी आँख की तकलीफ की बात करें या कान की तकलीफ की बात करें या बॉडी पेन की बात करें, तो ये ऐसे अमराज हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज किया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि हम जब दवाई इस्तेमाल करते हैं, फार्मेसी को जाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, कब लेते हैं हम? जब हम उस बीमारी से मुतासिर होते हैं। कभी आपने किसी को ये नहीं सुना होगा कि वो सर दर्द की कोई गोली इस्तेमाल कर रहा है और पूछने पर अगर कोई पूछे क्या आपको सर में दर्द है तो जवाब अगर आपको ऐसे मिले नहीं नहीं, लेकिन सर दर्द हो सकता है इसीलिए मैं पहले ही उसकी दवा ले रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं करता। तो ये वो अमराज हैं, ये वो बीमारियां हैं जिनके लिए दवाई हम उन बीमारियों के आने के बाद, उन बीमारियों के लाहक होने के बाद लेते हैं। हमारा असल मौजू है बीमारी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि खराबी है सेहत के हवाले से और फिर उसके इलाज के हवाले से हम आगे बात करेंगे। ये चीज़ भी आप लोग नोट कीजिएगा कि हम कोई एमबीबीएस का या मेडिसिन का कोर्स या कुछ उस तरह की क्लास में नहीं है, बल्कि हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं।
हमारा पर्चा है, हमारा पेपर है, हेल्थ जर्नलिज्म। अजीज तालिब इल्मों, क्लास में छोटे से छोटे मौजू को भी समझाने का मकसद है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों की जो आगाही है वो दुरुस्त हो। और फिर जब आपके पास ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जब बुनियादी तौर पर सेहत क्या है आप जान जाएंगे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सेहत को दरपेश चैलेंजेस क्या है वो आप समझाएंगे, समझ जाएंगे, और फिर हुकूमत की जानिब से इस शोबे पर कितनी तवज्जो दी जाती है वो आप समझ जाएंगे। तो आगे चल के आपको मौजूदा सूरत हाल में भी आप कोरोना वैक्सीन या कोरोना से जो दरपेश चैलेंजेस है उसको भी आप समझ सकेंगे। और फिर आगे चल के जो भी सेहत से जुड़े हुए मौजूआत हैं, जैसे आप देख लीजिएगा हिंदुस्तान भर में हर रियासत की जानिब से एक मुतालबा होता है कि हमारे यहाँ भी एम्स कायम किया जाए या एम्स की तरह का दवाखाना कायम किया जाए। तो एम्स क्या है? दरअसल एम्स की जो शुरुआत हुई थी वो दिल्ली से हुई थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज भी शुमाली हिंद के बहुत सारे लोग, चाहे यूपी हो या बिहार हो, ये लोग अपने इलाज के लिए चाहते हैं कि अगर एम्स चले जाए, वहाँ पर कोई माहिर डॉक्टर से उनको कंसल्टेशन हो जाए तो उनकी बड़ी सहूलत होती है। तो ये एम्स के जो दवाखाने हैं ये मरकजी हुकूमत के जानिब से फंड और तामीर किए जाते हैं। तो आपको ये सारे मौजूआत समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का मौजू है वो हम बीमारी के इलाज के हवाले से बात कर रहे हैं। और फिर ये जो देखिए, इस क्लास में या बीमारी के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप लोग पहले से नहीं जानते। खाली मैं इस क्लास के ज़रिए से या क्लास में एग्जाम्पल्स के ज़रिए से या फिर आप लोगों को जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो आपके पास पहले से मौजूद मालूमात हैं, ऑलरेडी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ मैं उनको एक लड़ी में पिरो रहा हूँ। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि एक तस्वीर, एक कंप्लीट पिक्चर आपके पास बन जाएगी। इस तरीके से आपकी ज़हनी कुशादगी होगी, आपको चीज़ों को देखने और समझने में सहूलत पैदा होगी। और एक चीज़ जो मैंने नोट की कि बड़ी तकलीफ होती, जब आप लोगों का रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद 3 तलबा ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हमें 0 मार्क्स आया। तो उनको मैं समझाया कि क्या वजह है, किस लिए उनको मार्क्स 0 आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, कि उनके असाइनमेंट जमा नहीं हुए थे इसीलिए। जब हम उन 3 लोगों के असाइनमेंट जब मार्क्स जो है सो फॉरवर्ड कर रहे हैं उनसे कलेक्ट करके, तो उसके बाद फिर 3 और तलबा उसके बाद भेजते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया है कि भाई देखिए एक सिस्टम है, काम करता है। अब क्या होगा, अब मैं फिर 3 के भेज रहा हूँ तो ना वो पहले वाले 3 ऐड होंगे ना बाद वाले 3 ऐड होंगे। अच्छा, बाद में जो लोगों ने भेजा है कुछ नहीं, बस क्लास अटेंड नहीं करते और ईमेल पर भेज दिए। तो क्या करना है, क्यों नहीं भेजे थे आपने उससे पहले कुछ एप्लीकेशन? अच्छा, ईमेल जब लिख रहे हैं तो ईमेल में कुछ भी नहीं है, बस एज एन अटैचमेंट भेजा दिए हैं। टीचर क्या करेगा उसको? उसमें क्या होगा कि जिन 3 बच्चों की हम पहले हेल्प करना चाह रहे थे उनका भी वो मार्क्स इंक्लूड नहीं हो रहे। बाद में जो 3 बच्चे भेजे उनके भी मार्क्स जब इंक्लूड करने के लिए सेकंड एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो आप सोचिएगा हेड जब इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर रहा है तो पहली मर्तबा वो लिखा है कि ये स्टूडेंट किसी वाकई मजबूरी के सबब ऑन टाइम अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सके थे, इसीलिए इनके सर असाइनमेंट को पूरी कर लिया जाए। जब 3 तलबा वो असाइनमेंट अपना सबमिट करें तो फिर बाकी फिर और 3 तलबा जो है सब भेजें। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि सर मेरा भी नहीं हुआ, मैं सर असाइनमेंट कब का भेज चुका हूँ। जी सर मैंने भी भेज दिया है एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक तो नहीं बढ़ा सर। मेरा हुआ कि नहीं सर? मैंने भी तो असाइनमेंट भेजा था। कब भेजे आप? सर परसों तरसों भेजा था शायद। परसों तरसों। जब एग्जाम का रिजल्ट कब आया आपका? रिजल्ट हमने 28 बात 27 की। का आया था। आप मेरे से कब बात किए इस हवाले से? आप फर्स्ट असाइनमेंट क्लास कब में। होना था, असाइनमेंट मिस कब करे आप, या टेस्ट हमारा मिस कब करे? जब भी भेजना चाहिए था सर, मैं कल असाइनमेंट हुआ है, टेस्ट हुआ है, मिस कर दिया हूँ, ये मेरे उसके लिए उसके बदले में मैं ये सवालात लिख कर भेज रहा हूँ। ऐसे थोड़ी होता एप्लीकेशन। आप परसों तरसों भेज के अब नहीं आया बोल रहे हैं। सुन लीजिए आप बात को अपनी, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होता जब आप भेजें और उस वक्त जो है सो मार्क्स आए। यूनिवर्सिटी है या कोई आप ये समझ रहे हैं कि कोई ट्यूशन सेंटर चल रहा है कि जब भी आप आए क्लास अटेंड कर लें, जब भी आप मार्क्स भेजें ऐड हो जाए? ऐसे नहीं होता। जिस साल में वो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको वही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ अपनी सहूलत से और अपने हिसाब से नहीं, बल्कि तालिब इल्म को जो सिस्टम में वो पढ़ रहा है उस सिस्टम को फॉलो करना होता है। सिस्टम के मुताबिक जब आप ढालेंगे तो आगे चल के अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए, इतना ताकतवर बनाइए कि आपके हिसाब से सिस्टम बन सके।
अभी आप लोगों को सीखना है तो किसी न किसी सिस्टम के अंडर रहते हुए आपको चीजें सीखना है। वापिस हम हमारी क्लास का जो असल मौजू है उस मौजू पर आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अब आप लोग सीख रहे हैं कि असाइनमेंट को मिस नहीं करना है, टेस्ट को मिस नहीं करना है, और अगर मिस कर दिए हैं तो वेरी नेक्स्ट डे उसका कंपनसेट करना है आपको, टीचर से बात करके कि अभी कैसे आपको कंपनसेट करना है। इतना लेट करेंगे और फिर इस तरीके से कि आप अपने हिसाब से भेज रहे हैं, तो उसमें अजीज तालिब इल्म को सिस्टम जो काम करता है ना, वो आप लोगों को ऐसे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। एक एप्लीकेशन जाती है, उसको जेन्युइन मान के अगर कोई एक्सेप्ट कर ले, उसके पीछे फिर एप्लीकेशन जा रही है क्योंकि फिर 3 बच्चों ने भेजा है, फिर 2 बच्चों ने भेजा है, ऐसे थोड़ी होता। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। तो बीमारी के हवाले से जो मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि एक जो बीमारी की हम जो पहचान कर सकते हैं, जब वो आने के बाद हम उसकी दवाई लेते हैं, कि जैसे सर दर्द की मैं मिसाल दिया आपको, या आँखों की तकलीफ की मिसाल दिया, या कानों की तकलीफ, या बुखार का आना है, तो इस बुखार के आने के बाद हम उसका इलाज करते हैं और उसकी दवाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसके आने से पहले हम उसकी दवाई लेते हैं या उसका इलाज करते हैं, और उसी इलाज की सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो वैक्सीन है। मैं कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोलियो के वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, मैं खसरे के टीके की बात कर रहा हूँ, मैं चेचक के जो टीका है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वो टीके हैं जो बच्चों को, जबकि अभी वो सेहतमंद होते हैं, अभी उनकी पैदाइश के बाद चंद महीने, बिल्कुल पैदाइश के फौरी बाद ही जो उनके उनके लिए वैक्सीनेशन का जो सिलसिला शुरू होता है, वो सिलसिला चलता है उस वक्त तक जब तक कि वो 5 साल 10 साल तक नहीं पहुंच जाते, और फिर उस वक्त दिया जाता है। अभी वो इस बीमारी से मुतासिर नहीं हुए, एक बच्चे को पोलियो का टीका पिलाया जाता है, तो दवाई है पोलियो की, लेकिन बच्चा पोलियो से मुतासिर नहीं है, फिर भी उसे दवाई पिलाई जा रही है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि उस बच्चे को पोलियो से महफूज रखा जा सके। तो अब आप समझ लीजिए, बीमारियों की 2 पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो वो बीमारी है जो लाहक होने के बाद, जिससे मुतासिर होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसकी दवाई ले रहे हैं। दूसरी जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए आप दवाई ले रहे हैं, लेकिन उन बीमारियों के लाहक होने से पहले ले रहे हैं। क्लियर? इस चीज को समझिएगा कि अगर हम सवाल कुछ ऐसे आ सकता है, बीमारियों के हवाले से उनकी जुमराबंदी कीजिएगा। तो एक तो इसमें आपको बाज़ तलबा क्या होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होके, एक होती है मुतादिद, जैसे कोरोना वायरस है, ये मुतादिद बीमारी, एक से दूसरे को फैलने वाली। बाज़ बीमारियां जैसे कैंसर का मर्ज है, तो कैंसर की जो बीमारी है, वो किसी मर्ज को अगर लाक होती है तो वो मुतासिर होता है, तो वो मुतादी नहीं है। उसके हाथ मिलाने से, उसके साथ उठने बैठने से, उसके बर्तन शेयर करने से ये बीमारी फैलने वाली नहीं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देख लीजिए, कोरोना की मैं मिसाल दूं, जो एक मौजूदा दौर में चूंकि वही बीमारी सबसे ज़्यादा हर आम और ख़ास के ज़बान पर है, तो वो उसकी मिसाल आसानी से कि ये बीमारी मुतादी है एक से दूसरे में। तो जब जो हेल्थ जर्नलिज्म में या इस पर्चे में जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि बीमारियों की किस तरह से दर्जाबंदी की जाती है, तो आपको यहाँ पर ये लेना है कि 2 तरह की बीमारियां हैं। एक तो वो बीमारियां जिनके लाक होने के बाद, जिनसे सफ़र होने के बाद आप उसका इलाज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो बीमारियां जो अभी लाक नहीं हुई, जैसे कोरोना के टीके के हवाले से भी आप समझ लीजिएगा कि ये टीका उन लोगों को दिया, अच्छा जो लोग कोरोना से मुतासिर हुए उनको मना किया जा रहा है। जो लोग कोरोना से मुतासिर हुए और फिर दवाखाने में या इलाज के बाद, आइसोलेशन के बाद सेहतियाब हो चुके हैं, उन्हें अभी टीका लेने से मना किया जा रहा है, कुछ टाइम दिया गया है। क्यों? कि उनके जिस्म में एंटीबॉडीज बन चुके हैं, उनके जिस्म में कोरोना के वायरस से लड़ने की सलाहियत पैदा हो चुकी है। तो उन्हें इंतजार करना होगा, जब तक उनके जिस्म में, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज है, उस वक्त तक वो टीका नहीं ले सकते। इसके खिलाफ वो लोग जो अभी तक कोरोना से मुतासिर नहीं हुए हैं, उनको कोरोना की जो वैक्सीन है, स्पुतनिक है, कोवैक्सीन है, और जो जो मार्केट में अवेलेबल है, हुकूमत हिंद ने जिसको मंजूर किया है, कोविन ऐप है, कोविन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के जरिए से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये वैक्सीन 18 साल से ज़ायद जिनकी उम्र है, उन सभी हिंदुस्तानियों को दी जा रही है। तो यहाँ पर इस चीज़ को वैक्सीन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि ये सिर्फ ऐसे ही लोगों को दी जा रही है।
ये सिर्फ ऐसे ही लोगों को दी जा रही है जो कोरोना से मुतासिर नहीं हुए। यानी कि कोई शख्स अभी कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ है, लेकिन उसको कोरोना से माफ कीजिए, उसको कोरोना से महफूज रखने के लिए कोरोना से मुतासिर होने से पहले ही दवाई दी जा रही है। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये चीज़ बताती है। खास तौर पर जो असल मौजू था, जो मैं आप तलबा को समझाना चाह रहा था, वो था वैक्सीन का, कि वैक्सीन क्या है? टीका, टीका अंदाजी, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, टीका। वैक्सीनेशन वो प्रोसेस जिसमें वैक्सीन दिया जाता है, वो प्रोसेस जिसमें वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन की दवाई दी जाती है, वो वैक्सीनेशन कहलाता है। उर्दू में उसको टीका अंदाजी कहेंगे। तो टीका अंदाजी का मौजू हमारी क्लास का मौजू है, हमारे सिलेबस में शामिल है। तो टीका अंदाजी क्यों दी जाती है, वही समझाना असल में आपको मकसूद है कि टीके दरअसल ऐसी दवाई है, ऐसा इलाज है जो किसी भी फर्द को मर्ज के लाक होने से पहले दिया जाता है। किसी भी शख्स को, अभी वो बीमार नहीं हुआ है, उसको बीमार होने से महफूज रखने के लिए दिया जाता है। अब एक और चीज़ आपको समझना है कि हमारे, अच्छा, ये जो तरीक़ा इलाज है वैक्सीनेशन का, ये एलोपैथी में आता है। ये जो तरीक़ा इलाज है, ये एलोपैथी में आता है। अजीज तालिब इल्मों, पिछले दिनों या पिछले 1 बरस के दौरान, जब से ये कोरोना वायरस आया है, बाबा रामदेव ने भी कुछ कोरोनिल के नाम से इलाज तजवीज़ किया है। उनका जो इलाज है या उनकी जो दवाई है, वो कौन सी पैथी है, किस तरह के तरीक़े इलाज में उसको शुमार करेंगे। ये जो हम दवाई ले रहे हैं, या जो कोरोना की बात कर रहे हैं, या पोलियो वैक्सीन की बात करें, ये सारी जो अद्वियात हैं, ये सारा जो इलाज है, ये एलोपैथी में आता है। बाबा रामदेव किस तरीके का इलाज करते हैं? आयुर्वेद का इलाज करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि मुख्तलिफ तरीक़े इलाज हैं, इलाज के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। उसमें जैसे एक कल मिनिस्ट्री के हवाले से भी एक बात आई थी, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? आयुष का फुल फॉर्म? जी, आयुष का, जी, सर आयुर्वेद, आयुर्वेद, योगा, न्यूरोपैथी। इसे रिपीट कीजिएगा। नहीं, आपकी आवाज़ सही से मुझे सुनाई नहीं दी, इसलिए। जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। जी सर, आयुर्वेद एंड योगा, न्यूरोपैथी। और है उसमें? सर और कोई यूनानी, दूसरा? सर यूनानी। जी जी, और कोई दूसरा तालिब इल्म बताए, आयुष मंत्रालय में कौन से तरीके इलाज, या किस आयुष किसका शॉर्ट फॉर्म है? सर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। जी, उसमें बताइए। सर आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद के बाद क्या बोले आप? योगा। आयुर्वेद के बाद योगा है? यस सर। आर यू श्योर? नहीं, वही हर सवाल जब भी आ जाए तो आपको वही वाला अपना यस सर, आयुष का यही होगा, आयुर्वेद के असेसमेंट बाद करना योगा होगा। होगा। वाकई यही है या आप गेस कर रहे हैं? नो सर, यही है। और कितने तलबा इस चीज से एग्री कर रहे हैं? आयुर्वेद, योगा, यस सर। आयुष बोल दीजिए। यूनानी, सिद्धा,
आपकी आवाज कट कर आ रही है। एंड हेमोपैथी। सर जी इसमें 2,23,08,000 की रकम शामिल है। जैसे सर वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ था और सैनिटाइजेशन के लिए 2,700 करोड़। तो उसी तरह सर आयुर्वेद के लिए भी 2,23,08,000 की रकम शामिल की गई। जी, मेरा जो सवाल है कि आयुष का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आयुर्वेद से शुरू हो रहा है, उसमें यूनानी मेडिसिन भी है, क्या योगा भी उसमें शामिल है? यस सर। तो आप देख लीजिएगा कि हम जो अच्छा हेल्थ जर्नलिज्म का जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनली उस चीज को उसकी अहमियत को, या एलोपैथी का जो तरीका इलाज है दुनिया भर में सबसे साइंटिफिक, सबसे तरक्की याफ्ता इसी तरीके इलाज को माना जाता है। और हेल्थ जर्नलिज्म में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो ज्यादा फोकस है वो एलोपैथी से रिलेटेड है। इस चीज को आपको समझना होगा। वैक्सीनेशन की जो हम बात कर रहे हैं ये भी तरीका इलाज है किसका? एलोपैथी का। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी की स्पेलिंग क्या लिखे आप? UNANI। UNANI। गुलसबा क्या लिखे आप यूनानी की स्पेलिंग? आप हिंदी में देख के इंग्लिश में लिख रहे हैं। यूनानी कितना अच्छा लफ्ज है, उर्दू में जो है आप उसको यू से उर्दू में ये से लिखेंगे तो इंग्लिश में वो आएगा यू से, यूनानी, राइट, यूनानी होगा वो। उस्मान ने उसकी सही निशानदेही की। इस चीज़ को हम मतलब जब उर्दू यूनिवर्सिटी से हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो तलफ़ुज़ है, हमारी जो वोकैबुलरी है वो उर्दू के हवाले से भी ठीक ठाक होनी चाहिए, ताकि कल के दिन किसी को ये उंगली उठाने का मौका ना मिले कि अरे ये मानू का स्टूडेंट है और खुद इसकी उर्दू क्वेश्चन मार्क ना लगे। तो इस चीज़ को समझना है। तो हम हमारे जो आज की क्लास का जो मेन फोकस, जो मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक था वैक्सीनेशन, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कैसे समझाया मैं आपको? मैं ये समझाया कि बीमारियों की हम दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं बीमारियों को। एक वो बीमारियां होती हैं जो आने के बाद, जिससे आप मुतासिर होने के बाद उसका इलाज करते हैं, यानी वो बीमारी जिससे आप मुतासिर हो गए उसके बाद आप उसकी दवाई ले रहे हैं। दूसरी वो बीमारियां हैं जिसके आने से पहले आप उसकी दवाई लेते हैं, उसका इलाज करते हैं। और ये जो दोनों तरीके इलाज, देखिए आयुर्वेद में अलग तरीका इलाज है, यूनानी में अलग तरीका इलाज है, हर उसमें अलग है। लेकिन हम जो यहाँ पर हेल्थ जर्नलिज्म के बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस के जो बैकग्राउंड में यूनिसेफ ने कॉपरेट किया है, यूनिसेफ का ताउन है इस पर्चे को मानू के तलबा को पढ़ाने के लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया है। अभी ये पैंडेमिक आ गया है, वरना जब पहली मरतबा ये पर्चा इंट्रोड्यूस किया गया था तो बाज़ाब्ता तौर पर यूनिसेफ की तरफ से बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिले थे। और यूनिसेफ आप तलबा अगर गूगल करें या जो जानते हैं तो उनको मालूम है कि किस तरीके से ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड, मशहूर ये तंजीम है, कितनी बड़ी ये तंजीम है और उसके सर्टिफिकेट, उसका कोलैबोरेशन कितनी बड़े माने रखता है। तो अजीज तालिब इल्म, वैक्सीनेशन की बात आती है तो ये वैक्सीनेशन इलाज का ऐसा तरीका है जहां पर किसी भी फर्द को, किसी भी बच्चे को उस बीमारी से मुतासिर होने से पहले ही दवाई दी जाती है। अब वो दवाई जैसे पोलियो की दवाई है तो वो दवाई टीका है या तो उसके खतरे पिलाए जाते हैं, बता सकते हैं? पोलियो की जो दवाई दी जाती है वो दवाई कैसे दी जाती है? टीका है सर। पोलियो का टीका है। तो दूसरे लोग बदल ड्रॉप होता है। कलीम, क्या जवाब है आपका? सर पोलियो का टीका तो 5 जाती है। तो पोलियो की दवा पिलाई जाती है या उसका टीका दिया जाता है? पोलियो का दवा एक के बाद अंदर एक पोलियो की दवा
जी जसारत बच्चों को बताइए। दवा बच्चों को पिलाई जाती है 5 साल तक। और जो है हर 6 महीने के अंदर बच्चों को टीका भी दिया जाता है ताकि भविष्य में वो पोलियो का शिकार ना हो। अब्दुल्ला सलाम, आप क्या बोलेंगे आप? जैसे जसारत सही बोल रहे हैं। जी और कोई? ये क्लियर है ना आप पोलियो की लोगों दवाई को? एज के हिसाब से होती है सर। सर एक तरह से मान सकते हैं कि वैक्सीन ही है सर। वैक्सीन एक का एक वैक्सीन का ही काम कर रहा है सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर पोलियो की दवाई वो एज के हिसाब से होती है सर। कुछ माह तक बच्चों को इंजेक्शन लगता है सर, उसके बाद वो कतरे के हिसाब से पिलाई जाती दोनों तरह का उसमें दो कॉम्बिनेशन है। है। जी सर। इब्तिदा में टीका दिया जाता है और फिर 5 साल तक की उम्र तक उनको उसके खतरे कतरे पिलाए पिलाई जाते जाती हैं, है। जी दवाई सर। के खतरे पिलाए जाते हैं। तो ये जी सर। बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों से आपको वाकिफ रहना जरूरी है। अब मसला ये तो तारुफ हो गया, किस चीज का तारुफ? इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन में कौन सी दवा होती है और ये जो एलोपैथी का जो सिस्टम है जिसको के दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता तरीका इलाज माना जाता है, ये कैसे काम करता है? आपने कभी सुना या पढ़ा इस हवाले से कि ये जो एलोपैथी का तरीका इलाज है ये कैसे काम करता है? मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देना चाहूँगा। आप किसी डॉक्टर से अगर बात कर सकते हैं या आपके जानने वाले कोई डॉक्टर हैं तो पूछिएगा कि आपको जब एलोपैथी का जो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है वो समझना है, तो या फिर आप किसी भी आयुष से जुड़े हुए किसी भी तरीके इलाज को ले लीजिएगा, तो उसका मेन फोकस होता है ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। इंसानी जिस्म को आप सही तौर पर समझेंगे तभी आप ये जो तरीका इलाज है उसको सही तौर पर समझ सकते हैं। ये चीज समझ रहे हैं आपको क्लियरली कि इंसानी जिस्म। अच्छा, फिर इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम मेडिसिन का कोई कोर्स, मेडिकल कोर्स नहीं कर रहे हैं, बट बेसिक मोटी मोटी बातें जो है, जो अहम और बुनियादी बातें हैं वो हमें वाकिफ होना चाहिए। अब माफ कीजिए, आप जानते हैं कि जो शख्स या जो नौजवान फार्मेसी की दुकान पर काम करता है, आम लोगों के मुकाबले में उसके पास, उसके यहाँ मुख्तलिफ मेडिसिन को लेके इंफॉर्मेशन कम रहती है या ज्यादा रहती है? ज्यादा रहते हैं। ज्यादा रहती है। क्योंकि वो वहां पर फार्मेसी की दुकान पर, मेडिकल शॉप पर काम करने के दौरान वो इतना चीजों को जान जाता है कि अक्सर ऐसे होता है, मैंने तो देखा है ऐसे अक्सर कई लोगों को जो किसी तकलीफ या बीमारी की सूरत में डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि किसी फार्मेसी का, किसी मेडिकल शॉप का रुख करते हैं और वहां पर अपनी कैफियत बोलकर दवाई लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके और हमारे घरों में जो बाज बड़े लोग ऐसे हैं या खुद आपकी उम्र के भी बाज लोग ऐसे हैं जिनको मालूम होता है कि भाई अगर किसी को मतली हो जाए, किसी को इनडाइजेशन, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो उसकी कौन सी दवाई लेना है? जानते हो या नहीं जानते आप लोग? जी सर जानते हैं। चलिए, सर दर्द की दवाई का नाम बता दीजिए, कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे अगर आपसे कोई पूछे तो? नाइस टेबलेट सर, डॉक्टर रेड्डी का। ना सेम सर। एनाल्जिन या क्रोसिन। क्रिस्टल, उस्मा, क्रोसिन। रोसिन और कॉम्बीफ्लाम। साथिया क्या बताया? सेरिडॉन। सेरिडॉन। तो आप देख लीजिए कि अच्छा, और कोई जवाब आ रहा है? मेहताब, आप कुछ बता रहे थे? कॉम्बीफ्लाम सर। कौन सी? कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम बुखार के लिए दी जाती है। कॉम्बीफ्लेम सर दर्द के लिए बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है। जसारत, सर पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरासीटामोल। अच्छा, आप लोग डॉक्टर नहीं है, फिर आप लोगों को ये कैसे मालूम कि भाई सर दर्द के लिए जैसे ये दवा लेनी चाहिए? खाते खाते एक्सपीरियंस हो गई सर।
एक कॉमन मेडिसिन है तो ये सबका पता रहना अल्लाह चाहिए। अल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सर दर्द से महफूज रखे। लेकिन ये क्या है कि हम जब किसी चीज़ से गुजरते हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। सर दर्द अगर हमें होता है तो उसमें हम वो दवाई ले लेते हैं, ये मालूमात है हमारी। तो ऐसे ही जो हेल्थ जर्नलिज्म पढ़ेगा उसकी इंफॉर्मेशन दूसरों के मुकाबले में जायद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी शायद चाहिए। होगी सर, शायद। जी। तो उसी बैकग्राउंड में हम समझ रहे हैं इस चीज को, उसी बैकग्राउंड। अच्छा, आप और एक सवाल करूंगा मैं आप लोगों को, एलोपैथी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप लोग जितनी भी दवाइयों के नाम बोले ये सारे के सारे एलोपैथी के हैं। फिर ये जो आयुर्वेद में क्या इलाज है, या यूनानी में सर दर्द का क्या इलाज है, होम्योपैथी में क्या इलाज है, ये नहीं मालूम आप लोगों को? क्यों? उसके यूजेस हम लोग को कम है सर, बहुत कम सर उसकी तरफ रुख सर करते उसको इस्तेमाल नहीं करते हम लोग ना। हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा सर लंबा है सर, इसलिए। जी। हेमोपैथी भी काम करता है, लेकिन तो बताइए ना, नाम हेमोपैथी बताइए। दवा भी काम। देखिए, सर दर्द में कौन सी दवाई लेना है, होम्योपैथी की कोई दवाई का नाम बताइए। नहीं मालूम है। इसके मुकाबले में सब इत्तेफाक करते हैं ना इस चीज पे, चूंकि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है, इलाज है ट्रीटमेंट का, वो एलोपैथी का ही है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इस वजह से अच्छा, सबसे ज्यादा एडवांस भी इसी को माना जाता है। इस वजह से जो ज्यादा हेल्थ जर्नलिज्म के जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा रिलेटेड या फोकस होते हैं इसी पे। लेकिन जब हम बात करेंगे तरीके इलाज की, योगा हो, अच्छा योगा का कोई आसन बता सकते हैं आप? सर दर्द हो तो भाई ये आसन लेना चाहिए, ये आसन करना चाहिए, या इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? नहीं मालूम। या मालूम भी है तो जैसे क्लास में इस वक्त 17 स्टूडेंट हैं, 17 में से शायद एक एक स्टूडेंट शायद कुछ बता सके कि भाई मुझे खुद नहीं मालूम। अगर स्टूडेंट कुछ बता दे सर ये आसन करना चाहिए, तो फिर पूछना पड़ेगा कि भाई ये आसन कैसे किया जाता है, क्या है। तो सारी एक्सरसाइज का जो खुलासा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ जो मेडिसिन है वो एलोपैथी का है। इसीलिए ये जो हेल्थ जर्नलिज्म में भी हम हमारा जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं एलोपैथी से करीब है। लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि दीगर जितने जो तरीके इलाज हैं, यूनानी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो या फिर योगा हो, ये खराब नहीं है। लेकिन क्या है कि ये पॉपुलर नहीं है, वो वाला मसला दरपेश है। और जो पॉपुलर है, अच्छा एक चीज जो कॉमन है सब में, कि आप चाहे योगा करें, आप चाहे आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करें या यूनानी की दवा इस्तेमाल करें, सभी सिस्टम्स में जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर बनाते हैं, आयुर्वेद में कोई अगर पढ़ रहा है, यूनानी में अगर कोई बीएमएस कर रहा है, या फिर एलोपैथी में वो अपनी डॉक्टरी कर रहा है, उन सबके लिए जो कॉमन ज़रूरत है, कॉमन है, वो है ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म कैसे काम करता है उसको समझना जरूरी है। तो एलोपैथी के इलाज के हवाले से मैं आपको एक मिसाल दे रहा था कि एलोपैथी के इलाज में जैसे कोई दवा दी जाए, ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, तो ये दवा कैसे काम करती है वो भी, मतलब देखिए पूरी डॉक्टरी जानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब फार्मेसी पर बैठने वाला कोई नौजवान आपको मुख्तलिफ बीमारियों या तकालीफ की शक्ल में कुछ दवा तजवीज़ कर सकता है, तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई इलाज शुरू कर दीजिएगा, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास इतनी मालूमात होनी ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स या जो लोग जुड़े हुए हैं मेडिकल फील्ड से, वो ये बताते हैं कि जब एलोपैथी के तरीके इलाज में कोई मरीज डॉक्टर से अपने पेन की, अपने तकलीफ की, अपने दर्द की जब शिकायत करता है, तो उसको जो दवाई दी जाती है वो दवाई रास तौर पर दर्द कम नहीं करती, बल्कि जो ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है, इंसानी जिस्म के काम करने का जो अंदाज है, उस अंदाज को समझते हुए, जैसे अगर हमें जख्म लगे उंगली पर, इसकी तकलीफ हम महसूस करते हैं। अगर हमें ठोकर लगे पाँव को और जख्म लग आए पाँव को, तो उसकी तकलीफ हमें महसूस होती है।
तो ये जो नर्व्स हैं, जो सिस्टम, कम्युनिकेशन का सिस्टम है हमारी बॉडी में, ये सिस्टम क्या करता है, 24 घंटे काम करता है। कि अगर हमारी उंगली को भी कोई मच्छर काट ले, कोई चींटी काट ले, तो फौरी उसका मैसेज दिमाग को जाता है, दिमाग फिर फौरी उस चीज को ऑर्डर करता है कि भाई आपको जहाँ पर चूंटियां हैं या जहाँ पर मच्छर है उससे बचना चाहिए, अपना हाथ पांव जहाँ पर वो काट रहा है उसको हटा लेना चाहिए। तो ये पेन किलर्स जो होते हैं, इसके मुताल्लिक बताया जाता है कि ये बजाते खुद पेन को कम नहीं करते, बल्कि जो ह्यूमन बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस सिस्टम को वो तोड़ देते हैं। जैसे तकलीफ हो रही है और वो तकलीफ का एहसास कब होता है इंसानी जिस्म में, जब वो तकलीफ का मैसेज दिमाग तक जाता है, फिर उस हिसाब से वो तकलीफ महसूस की जाती है। तो ये जो पेन किलर्स होते हैं इसमें ये बताया जाता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि उसमें ये क्या करती है, ये दवाई जाके आपका जो कुदरती नेचुरल बॉडी का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उस कम्युनिकेशन के सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। और आप देख लीजिएगा एलोपैथी की तकरीबन हर दवा पर एक वार्निंग लिखी होती है, एक इंतबा लिखा होता है, एक हिदायत लिखी होती है कि इन अद्वियात का इस्तेमाल आप डॉक्टर की निगरानी में ही करें। क्यों कि ये जो अद्वियात फ़ायदा पहुंचाती हैं और आज तक की तारीख में समझिए कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आलम इंसानियत के लिए इसी तरीक़े इलाज से हो रहा है। तो लेकिन इसका जो काम करने का ख़ास तरीका है कि इसकी तकरीबन बेशतर अद्वियात में जो मेडिसिन यूज़ होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स, और वो साइड इफ़ेक्ट्स इंसानी मैदे को मुतासिर करते हैं, इंसानी के सारे जिस्म को ही मुतासिर करते हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि ओवर द काउंटर, आपको मालूम है आप और हम जब जाते हैं मेडिकल शॉप पर तो वहाँ पर जो जो आप हेल्थ की जो बीट होगी या हेल्थ का जो सिनेरियो होगा उसमें एक जो सीरियस इशू हिंदुस्तान के बैकग्राउंड में माना जाता है वो ये है कि किसी भी फार्मेसी शॉप को बंद कर दिया जा सकता है अगर वो किसी फर्द को, किसी शख्स को, किसी भी नौजवान को बगैर डॉक्टर की पर्ची के दवा दे। जुर्म है, बगैर डॉक्टर की पर्ची के अगर किसी मेडिकल शॉप से दवाई दी जा रही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी फार्मेसी की जो दुकान है वो बंद हो सकती है। क्योंकि इसके पीछे रिस्क है। रिस्क क्या है कि ये जितनी दवाइयाँ हैं, अच्छा इसके मुकाबले में आप यूनानी की मिसाल लीजिएगा, यूनानी की जो बेशतर अद्वियात है, जो ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आयुर्वेद के हवाले से भी यही कहा जाता है, होम्योपैथी के हवाले से भी ये कहा जाता है कि इन अद्वियात की खास बात यह है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। ऐसे ही उनका एक जो पहलू जो लोगों में उनको ज़्यादा मकबूल नहीं करता वो ये है कि उनका जो तरीक़ा इलाज है वो जिस तरीके से एलोपैथी शॉर्ट टर्म में रिजल्ट एक पेशेंट को देती है, एलोपैथी का जो तरीक़ा इलाज है उसके जो रिजल्ट है, आयुर्वेद का जो तरीक़ा इलाज है, दोनों में फ़र्क है। एलोपैथी में आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आप यूनानी, आयुर्वेद और दीगर तरीक़े इलाज में देखेंगे तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट निकलता है। तो शॉर्ट टर्म में अगरचे कि इससे फ़ायदा होता है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी। तो जो बुनियादी चीज़ कॉमन सब में है कि सभी लोग जो आयुर्वेद का कोर्स करते हैं या यूनानी का कोर्स करते हैं या योगा करते हैं, उनको इंसानी जिस्म जो है, जैसे योगा के दौरान बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिसमें पाँव को इस्तेमाल करना होता है। तो क्या आप जानते हैं कि अगर कोई फर्द पोलियो से मुतासिर है तो वो कैसे योगा करेगा? अगर उसका कोई जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज है या उससे वो महरूम है तब वो कैसे योगा कर सकता है? बहुत सारे मतलब हर तरीक़े इलाज के हवाले से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। तो हम एलोपैथी के जो तरीक़े इलाज है उस पर हम दोबारा वापस आते हैं। तो ये आपको मैं बताया कि इसमें जो ख़ास तौर पर पेन किलर्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, और तकरीबन हर सिस्टम में जो ह्यूमन बॉडी को पढ़ाया जाता है, इंसानी जिस्म कैसे काम करता है, वो कंपलसरी पार्ट है, हर एक में वो चीज़ पढ़ाई जाती है। अब एलोपैथी में उसका तरीक़ा इलाज ऐसे है। अब जो बात है, अब जो सवाल है वो ये है कि ये वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जैसे मतलब ये वो दवाई है
जो किसी भी फर्द को बीमार होने से पहले दी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है। ये वैक्सीन काम कैसे करती है कि वो शख्स जिस किसी बीमारी के लिए उसको टीका लगाया जाए, जिस किसी बीमारी के लिए उसे वो वैक्सीन दी जाए, वो इस बीमारी से महफूज होता है। कोई बता सकते हैं आप मेरे को कि जो वैक्सीन के जरिए से ट्रीटमेंट होता है तो इसमें क्या बेसिक फंडा होता है, कौन सा बेसिक फार्मूला होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है? कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी मार्केट में बहुत सारी वैक्सीन है, तो इस पर डिबेट हुआ है। अगर आप लोग कंटिन्यूस मुसलसल मीडिया में कोरोना का कवरेज देख रहे हैं, कोरोना वैक्सीन का कवरेज देख रहे हैं, तब मैं समझता हूँ कि आपके पास जो बुनियादी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए या होगी। जी नहीं है किसी के पास जवाब, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जो वैक्सीन दी जाती है ना, जैसे पेन किलर का मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि पेन किलर ह्यूमन बॉडी में जाके कैसे काम करता है। तो ये जो वैक्सीन होते हैं, पोलियो की वैक्सीन है, खसरे की वैक्सीन है, अलग अलग, या खुद कोरोना की वैक्सीन है, तो ये ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करती है या क्या होती है ये वैक्सीन। क्योंकि जैसे सर दर्द की दवा है तो सर दर्द होने के बाद हम खाते हैं, सर दर्द से आराम हो जाता है। तो ये जो कोरोना की जो वैक्सीन है या पोलियो की जो वैक्सीन है वो कैसे काम करती है कि वो सेहतमंद इंसान को दिया जाता है और उससे वो सेहतमंद इंसान आइंदा कभी उस बीमारी से मुतासिर नहीं होता। सर वो इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए दिया जाता है उस बीमारी की। जी, और थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। एक चीज तो यहाँ पर नोट करनी है कि बेसिकली जो भी दवाई आपको दी जाती है वो आपके, जैसे ह्यूमन बॉडी बोला तो उसमें सादिया ने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इम्यून सिस्टम। ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है। कुदरत ने जब किसी इंसान को पैदा किया है, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो अपने साथ खुदा की तरफ से अता करदा उसके जिस्म का जो मुदाफ़ियती सिस्टम है वो लेकर आता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जहाँ पर वालिदैन के लिए आजमाइश होती है, बच्चों का वो सिस्टम खराब होता है या वो पैदाइशी किसी तरीके से किसी बीमारी का शिकार होते हैं। तो बुनियादी तौर पर क्या होता है कि इंसानी जिस्म में कुदरत की तरफ से खुद किसी भी तरह की इमरजेंसी का सामना करने की सलाहियत होती है। और आप सारे तरीके इलाज में देख लीजिए, सभी का तो बुनियादी फोकस है वो उसी सिस्टम को समझ के ये दवाई तजवीज करते हैं। वैक्सीन के दौरान क्या किया जाता है, जैसे एक बड़ी बीमारी है जो एक बड़ा चैलेंज है आज भी, उस हवाले से बहुत सारे लोग उस बीमारी का शिकार होते हैं और बहुत सारे, एड्स की बीमारी। उस बीमारी में भी जो चीज़ मुश्तरक है वो मैं आपको बता दूँ। एड्स दरअसल फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ये एक ऐसी बीमारी है जिसके आने के बाद, जिससे मुतासिर होने के बाद इंसानी जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम, कौन सा डिफेंस सिस्टम, ये किसी मिसाइल वाला, ये वो सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, मौसम से, मुख्तलिफ नागहानी जो बॉडी पर हालात आते हैं उससे वो डिफेंस करने के लिए वो काम करता है। तो एड्स से जो मर्ज होता है उसमें वो कुदरती मुदाफ़ियती सिस्टम, कुदरती नेचुरल मुदाफ़ियती डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम खराब हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि एड्स का मरीज अगर उसका इलाज नहीं हो या उसको बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी आ जाए तो वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो जो बेसिकली एलोपैथी का जो तरीका इलाज काम करता है वो हमारे जिस्म में पहले से मौजूद जो इम्यून सिस्टम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के जिस्म में रखा है, उसी से डील करता है। पोलियो की वैक्सीन मैं आपको समझाता हूँ कि पोलियो की जो वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती है तो उस वैक्सीन में पोलियो के वायरस के नमूने, ये मैं समझाने के लिए बोला, मतलब उसमें ऐसे जरासीम, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पोलियो से रिलेटेड हैं।
वो इंसानी जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, बच्चे के जिस्म में दाखिल किए जाते हैं। पोलियो से बचाव करना है और बचाव के लिए खुद पोलियो के जरासीम जिस्म में दाखिल किए जा रहे हैं, उसके एलिमेंट्स, उसके मादे, उसके असरात दाखिल किए जा रहे हैं। उससे होता क्या है, the moment your body see and enemy element is approaching, your body started to build a defense system। कि इंसानी जिस्म में जब कोई भी खतरा महसूस करता है तो वो उससे डिफेंस के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो सेहतमंद बच्चों को जब वो सेहतमंद हो उसी वक्त उनको उनके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि इस तरह का भी एक दुश्मन, पोलियो वायरस की तरह का दुश्मन तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। कब उसका तारुफ हो रहा है, तो वो बहुत ही माइल्ड होता है, वो ऐसे किस्म का होता है कि वो पोलियो का वायरस दवाई पीने से कोई पोलियो से मुतासिर नहीं होता, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है पोलियो वायरस से। तो ह्यूमन बॉडी जब वो जानती है वो नुकसान पहुंचाने वाला वायरस है, नुकसान पहुंचाने वाला मात्रा है, तो उससे डिफेंस के लिए, उससे मुदाफियत के लिए वो अपने अंदर शक्ति, क्षमता और सलाहियत पैदा करती है। और फिर आगे चल के अगर पोलियो का वायरस अटैक भी करे तो कोई उसका असर नहीं होता। ये बेसिक फंडा और फार्मूला है जिसके तहत वैक्सीन काम करती है। अब जो वैक्सीन दी जा रही है कोरोना को लेकर, उसमें भी जितने एलोपैथी से जुड़े हुए जितने तरीके इलाज है या जितनी वैक्सीन, उसमें बुनियादी तौर पर यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो बीमारी है उस बीमारी को, उसके वायरस को बहुत ही माइन्यूर शक्ल में, बहुत ही मामूली मकदार में, बहुत ही समझिए कि उसी कबीले का सबसे कमजोर जो होता है फर्द, उसको मुतारिफ किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसको आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, उससे लड़ने की सलाहियत, उससे डिफेंस करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करता है। और जैसे अभी बताया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी वैक्सीन लेने वाला फर्द कोरोना से मुतासिर हो सकता है, लेकिन उससे बचने की सलाहियत ज्यादा है। एक ऐसा फर्द जिसने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली, वो अगर कोरोना का शिकार होता है तो उसके लिए इलाज बहुत मुश्किल है, बनिस्बत ऐसे फर्द के जो कोरोना की वैक्सीन ले ले तो वो कामयाबी से, उसका इलाज भी कामयाब हो सकता है और वो कामयाबी से उसकी बॉडी कोरोना के वायरस का मुकाबला कर सकती है। इस चीज को आपको समझना है। तो आज की इस सारी क्लास में जो तारुफ था, दरअसल वो वैक्सीन का तारुफ मुझे आपको पेश करना था। उसके लिए मैंने आपको तमहीद, मुख्तलिफ बुनियादी चीजें समझाई और उसके बाद मैंने आपको वैक्सीन कैसे काम करती है वो समझाने की कोशिश की। कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा कोई हम टेक्निकल सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये, जैसे मैं आपको बताया, ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे फार्मेसी पे काम करने वाला फर्द कई एक बीमारियों के हवाले से आपको दवा तजवीज़ करता है, अगर देखे वो गैर कानूनी अमल है, कानूनी सुन्नत है, लेकिन उसके पास इतनी मालूमात होती है। तो ऐसे ही हेल्थ जर्नलिज्म की जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब हम उस मौजू पर लिख रहे हैं, तो हमें ये इस फील्ड से जुड़ी हुई बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। अब मैं आज एक और तरीका भी वाज़ेह करूँगा, क्योंकि क्लास में आज भी देखिए इस वक्त सिर्फ 18 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों की सहूलत की खातिर ही मैं 8 बजे क्लास ले रहा हूँ, उसके बावजूद आप लोग नहीं आएंगे तो फिर और फिर जिस तरीके से जो फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस रहा उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की अटेंडेंस काउंट होगी। आप लोगों को मालूम है, आप लोग इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमारी ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो कैसे रिकॉर्ड होता है कि जिस वक्त जो भी फर्द बोलता है तो वो स्क्रीन पर आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि क्लास ख़त्म होने से पहले आप सबकी अटेंडेंस लूँ। अटेंडेंस का तरीका क्या होगा, आपको अपना बारी बारी माइक ऑन करना है, अपना नाम बताना है, वो भी अटेंडेंस के लिए काफ़ी हो जाएगा, ताकि डिजिटली रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्डिंग में ही आ जाए कि आपने ये क्लास अटेंड की थी, ठीक है। अभी इसके बाद अगर आप में से जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे, यूट्यूब पर जाकर देख रहे हैं, तो वहां पर भी आप अपना रोल नंबर डालिए, तो हम उसको, और फिर देखूंगा ना मैं, जैसे क्लास आप 8 बजे अटेंड नहीं कर सके और आज की क्लास में आज अपलोड कर रहा हूँ, आप एंड इम्तिहान से पहले जाके कमेंट बॉक्स में बैठ के अपना रोल नंबर डाल रहे हैं, तो वो वहाँ पर डेट मेंशन होती है, टीचर को पता लगता है कि आप कब देख रहे हैं उसकी क्लास। तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने, और काबिल मुबारकबाद है कि कुछ नहीं बल्कि नए स्टूडेंट्स ऐसे सामने आए जिन्होंने कल जो मैं लिखने के लिए कहा था उस पर लिखे हैं। तो आज कितने लोग मौजूद हैं जिन्होंने कल मुझे भेजा था? सर मैं जा रहा हूँ, गांव में मिट्टी है, मैयत है सर,
9 बजे जनाजा। ठीक ठीक। नहीं, यहाँ पर ये सवाल कि कल जितने स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट जमा किया था, उन स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने असाइनमेंट का जो खुलासा है उन्हें सुनाना है। तो एक के बाद दीगरे आप स्टूडेंट, मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर आप लोगों ने जो भेजा है उसको मैं यहाँ पर देखूँ, लेकिन अभी मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग कौन है उस्मा, आप भेजे? नहीं नहीं, कौन भेजे? मैं नाम भूल रहा हूँ। सादिया, आपने भेजा है? मैं भेजा सर कल मैं क्लास में नहीं थी। सर सादिया ने परसों ही भेजा था, पर वो कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। चलिए ठीक। और किसने भेजा है? सर कल नौशीन भेजे थे। क्या है उसका खुलासा, बता सकते हैं? सर सेहत सहाफत के बारे में भेजना था ना, तो वही भेजे थे। जी, बताइए उसके। जी सर। खुलासा बता दीजिए उसका, जो खुलासा होता है, खुलासा बता दीजिए। जी सर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी इंडिया की, तो उन्होंने 1 फरवरी 2021 को एक बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी स्कीम हेल्थ से रिलेटेड बताई, जिसमें उन्होंने देही और शहरी के बारे में, यानी रूरल और अर्बन के बारे में बताया, जिनमें देही 17,000 और शहरी 7,000 मरकज की मदद के लिए पेश की। उन्होंने बजट के लिए। जी जी सर। खुलासे से मुराद उसके 2-3 पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो आपको सुनाना है। हाँ, व्हाट्सएप अभी खुला है। अकमल है हमारे साथ क्लास में? अकमल ने भी भेजा है, नौशीन ने भेजा है। नौशीन बजट के, सेंट्रल बजट के हवाले से पहले अकमल का आया, उसके बाद और किसका आया? नहीं भेजे और कोई? चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अजीजुर रहमान, आपने क्या भेजा? अजीजुर रहमान है क्लास में? शुरू में तो थे अजीजुर रहमान। ठीक है, बजट के हवाले से ही भेजा है आपने। गुड। और सर अब आज का जो मौजू है वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीन क्या है या वैक्सीन कैसे काम करती है, इस पर आपको लिखना है। और बहुत अच्छा, इस चीज़ को देखिए, आज शायद वक्त कम है तो हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं जिन जिन लोगों का असाइनमेंट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ तलबा को ज़रूर उनके जो आउटपुट है, उनका जो असाइनमेंट है, उसको हम डिस्कस करें। तो आप लिखिएगा ज़रूर जो समझ रहे हैं, तो कम से कम मैं उसको। जी, कौन आ गया? तो चलिए ठीक है। नहीं, आपके असाइनमेंट के हवाले से बात हो रही थी, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं खुल रहा था। तो अजीज़ुर रहमान ने भेजा है, नौशीन ने भेजा है, और कौन है जिन्होंने भेजा? सिर्फ 2 ही स्टूडेंट भेजे हैं। अकमल ने भी भेजा है, लेकिन अकमल शायद आज हमारी क्लास में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्लास में इस वक्त जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 18 स्टूडेंट हैं, 17 स्टूडेंट हैं। जसारत कुछ काम की वजह से चले गए, तो ठीक है, हम फिर बात करेंगे। अभी मैं चाहूँगा कि ये जो अटेंडेंस का अमल है वो हो जाए। तो अटेंडेंस कैसे होगी? आप में से हर फर्द अपना माइक ऑन कर अपना नाम बोलेगा। क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जैसे ही जिसकी आवाज़ आएगी, चाहे वीडियो ना आए, लेकिन जो स्क्रीन मॉनिटर पर क्या है वो आ जाएगा। तो और अगली बार से जब आप लॉग इन हो तो ज़रा अपने ओरिजिनल नाम या ओरिजिनल आईडी से भी आए, तो वो अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में डिजिटली रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको फिर कोई शिकायत भी नहीं कि भाई सर हमने तो क्लास अटेंड की थी और फिर हमें उसकी अटेंडेंस नहीं मिली है। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगा कि आप सब लोग बारी बारी, अरशद जैसा यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर बता रहा है ए से, तो वैसे ही स्टार्ट कीजिएगा। अरशद है, उज़मा है, कलीम, ऐसे स्टार्ट कीजिए, एक के बाद एक दीगर अपना नाम जो है बताते जाइएगा। शुरू कीजिए। अजीजुर रहमान, अब्दुल्ला सलाम,
गुलसवा परवीन। शहाबुद्दीन सर। फौजिया मुकर्रम। सवा परवीन। मोहम्मद अमान। एमडी शमशाद आलम। और कौन छूट गए? माता वाला। नौशीन फातिमा। सादिया तहसीन। उज़मा सदर। मेरे हिसाब से चलिए सभी की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई है। तो अब ये रिकॉर्डिंग डिजिटली भी ऐसे नहीं कि आप अटेंड किए हम नहीं लिए। जब आप लोग बात करते हैं तो वही चीज़ मेन स्क्रीन पर फोकस आ जाती है। तो इस तरीके से आपके नाम भी रिकॉर्ड हो गए। आप सबसे दरख्वास्त है, आज जुमे का भी दिन है तो आप लोग यकीनन माशाल्लाह से सब बहुत ही अच्छे तलबा हैं। तो आज की जो लेकिन एक खास सवाल, जी वैक्सीनेशन को लेकर सर एक सवाल था। जी सर सवाल यह है कि अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में नेगेटिविटी है, इस पे सर कुछ किस सब्जेक्ट किस मौजूद पर? वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों में नेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे कुछ रोशनी डालिए आप। वैक्सीनेशन को लेकर आज आप लोगों को लिखना है, हम कल भी उस पर डिस्कस करेंगे। आज बुनियादी तारुफ हुआ है वैक्सीनेशन के हवाले से। तो कल का जो असाइनमेंट है आप लोगों का या आज जो आप लोगों को लिख कर भेजना है वो वैक्सीनेशन के हवाले से। मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज हो रहा है, लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आप लिखिएगा। क्यों लोग कोरोना की वैक्सीन लेने से पीछे हट रहे हैं, सोशल मीडिया किस तरह का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में एक नए मौजू के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। यही मैं आप हज़रात से अर्ज़ कर रहा था। और ये कि चूँकि जुमे का भी दिन है, आप सब तलबा मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा ख़ास एहतमाम करते हैं इबादत का, नवाफिल का, सुन्नतों का। तो इसीलिए दुआओं में भी अपने सब के लिए, जितने बीमार हैं उनके लिए, और जो अब तक महफूज हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें आगे भी महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।